स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की। किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय संविधान की विशेषताओं की। भारतीय संविधान की विशेषताओं में अब तक हम 3 विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। उनमें सबसे पहली जो विशेषता थी वो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, अर्थात कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ग्रहण नहीं करता। उसके बाद जो दूसरी विशेषता थी हमने पढ़ी थी प्रस्तावना। कौन सी थी? प्रस्तावना। प्रस्तावना में मौलिक उद्देश्य एवं भारतीय संविधान के लक्ष्यों को दर्शाया गया है, क्योंकि प्रत्येक संविधान की एक प्रस्तावना होती है। तीसरी जो विशेषता थी वो थी विश्व का सबसे विशाल संविधान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने भारत के संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान कहा है। क्या कहा है? विश्व का सबसे विशाल संविधान कहा है। किसने कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। उसी के साथ अब हम भारतीय संविधान की चौथी विशेषता अर्थात 4th विशेषता का अध्ययन करेंगे। तो ध्यान देना, भारतीय संविधान की जो चौथी विशेषता है वो है लिखित एवं निर्मित संविधान। लिखित एवं निर्मित संविधान। तो भारतीय संविधान को कैसा संविधान कहा गया है? लिखित और निर्मित। लिखित संविधान इसलिए कहा गया है क्योंकि भारतीय संविधान को लिपिबद्ध किया गया है। लिपिबद्ध का मतलब है कि भारतीय संविधान को लिखा गया है। किसने लिखा था? संविधान सभा के सदस्यों ने। उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी के सदस्यों को द्वारा संविधान सभा बनाई गई थी और उन्होंने क्या लिखा था? भारतीय संविधान लिखा था। और उसमें कहा गया था कि यह जो भारतीय संविधान है ये भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। किसकी इच्छा अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ये हो जा रहा है लिखित, अर्थात इसको लिपिबद्ध किया गया है भारतीय संविधान में। निर्मित संविधान, अब भारत के संविधान को बनाया गया है। निर्मित का मतलब होता है निर्माण करना, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था, तो भारतीय संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान की शुरुआत हुई थी 9 दिसंबर 1946 से और यह बनकर जो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अर्थात इस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर आत्मसमर्पित कर लिया गया था भारतीयों के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि यह जो भारतीय संविधान बनकर तैयार तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, परंतु इसको संविधान सभा ने लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया था? लागू किया गया था। कहां पर? संपूर्ण भारत देश में। कहने का तात्पर्य यह है कि बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि भारतीय इतिहास में ये जो 26 जनवरी है इस तिथि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आजादी से पहले भारतीयों ने स्वाधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात स्वाधीनता ग्रहण कर ली इस 26 जनवरी के दिन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर भारत को स्वाधीन घोषित कर दिया, अर्थात भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि अब भारतीय पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे और अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो जाएंगे। अंग्रेजों के शासन को वो ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है ना? लिखित एवं निर्मित संविधान। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा था। उसके बाद कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं, कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो भारतीय संविधान में अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं। संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं? 101। और यह जो 101 का संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? GST से संबंधित है, अर्थात गुड सर्विस टैक्स, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वस्तु एवं सेवा कर भी कह सकते हैं। यह होता है लिखित एवं निर्मित संविधान। ठीक है ना? उसके बाद जो आपकी 5वीं विशेषता आती है वो 5वीं विशेषता आती है आपकी संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी विशेषता आती है? संसदीय शासन व्यवस्था। तो देखिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है?
संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ना कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को। संसदीय शासन व्यवस्था को भारत में इसलिए अपनाया गया है क्योंकि इस प्रणाली में संसदीय शासन व्यवस्था में, किसमें, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, क्या, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। यहाँ व्यवस्थापिका को संसद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद भी कहते हैं। कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि इस व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? व्यवस्थापिका की। और यहाँ व्यवस्थापिका को भारत में क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है, विधायिका कहा जाता है, अर्थात पार्लियामेंट भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। किसको? व्यवस्थापिका को। ठीक है। उसके बाद जैसा आपने सभी ने पहले पढ़ा हुआ होगा और मैंने पिछली बार भी बताया था कि सरकार के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। उन सरकार के 3 अंगों में सबसे पहले जो पहला अंग आता है वो है कार्यपालिका। कौन सा है? कार्यपालिका। दूसरा व्यवस्थापिका। क्या आएगा? व्यवस्थापिका। तीसरा न्यायपालिका। तो देखिए कार्यपालिका का जो कार्य होता है वो होता है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का जो काम होता है वो क्या होता है? कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका जिसे हम संसद, विधायिका या पार्लियामेंट भी कहते हैं, अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इसे संसद कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, जापान में इसे डायट कहते हैं, ईरान में मजलिस। ठीक है ना। ऐसे विभिन्न देशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। हम बात करें भारत की। कार्यपालिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है वो होता है इसी कानून को जो कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया है क्या करती है? लागू करती है। कौन करती है? संसद लागू करती है। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर संसद के भी अंगों को पूछता है तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। न्यायपालिका, न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र होती है, निष्पक्ष होती है। इसका किसी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भारतीय के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें क्या होता है? एक होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, क्योंकि इसमें कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें क्या होता है? एक होता है राष्ट्र का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष। एक होता है शासन का अध्यक्ष। तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। कैसा अध्यक्ष होता है? संवैधानिक, अर्थात कानूनी अध्यक्ष होता है और नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। शासन का जो अध्यक्ष होता है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है। कैसा अध्यक्ष होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है। तो भारत देश की हम बात करें तो भारत देश में राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और शासन के अध्यक्ष की, वास्तविक अध्यक्ष की हम बात करें तो वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना। तो राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, शासन का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। ऐसे ही प्रधानमंत्री को तो आप सभी जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। जो राष्ट्रपति का पद होता है वो गरिमा और प्रतिष्ठा का होता है। महामहिम जिसको भारत में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महामहिम जिसको भारत में कहा जाता है। इसी के साथ अब हम अगली विशेषता पढ़ेंगे, छठी विशेषता। जो छठी विशेषता है वो है मौलिक अधिकार। छठी जो विशेषता है वो मौलिक अधिकार व कर्तव्य है भारतीय संविधान की। मौलिक अधिकार व कर्तव्य, अधिकार व कर्तव्य या मूल कर्तव्य भी यहाँ जिनको कह सकते हैं। तो देखिए मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो ये अधिकार, मौलिक अधिकार किसको प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में विशेषता है तो भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। किनको प्रदान किए गए हैं? भारत के नागरिकों को यह प्रदान किए गए। तो यह जो मौलिक अधिकार है किसको प्रदान किए गए हैं? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। किनको प्रदान किए गए हैं? भारतीय नागरिकों को यह प्रदान किए गए हैं। बात करें मौलिक अधिकारों की, कर्तव्यों को भी थोड़ा बाद में देखेंगे।
तो मौलिक अधिकार किनको प्रदान किए गए? भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार के सबसे पहले जो बात आती है कि सबसे पहले विश्व में मौलिक अधिकारों का उपयोग किस देश में किया गया था? ध्यान देना, सबसे पहले मौलिक अधिकारों का उपयोग किस देश में किया गया था? तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों का जो उपयोग किया गया था वो ब्रिटेन में किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में किया गया था, इंग्लैंड में किया गया था। परंतु भारत देश ने जो मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है वो अमेरिका से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? तो भारत ने मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं? अमेरिका से। कहां से लिए हैं? अमेरिका या यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका इंग्लिश में इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार विश्व में सबसे पहले कहां लागू हुए थे? इंग्लैंड में। दूसरी बात कि मौलिक अधिकार भारत ने कहां से ग्रहण किए? अमेरिका से। अर्थात भारत में मौलिक अधिकार कहां से ग्रहण किए गए थे? अमेरिका से ग्रहण किए गए थे। अब इन मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इन मौलिक अधिकारों का भाग 3 में उल्लेख किया गया है। कौन से भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 3 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेदों की हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक किनका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। एक और ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत का जो मूल संविधान था उसमें भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। परंतु वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को 6 ही मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्राप्त है। तो उनके बारे में अभी हम देखेंगे। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर है, फिर भी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ देखिए, मौलिक अधिकारों की हम बात कर रहे हैं। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। कितनी थी? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अब ये 6 जो मूल अधिकार है कौन कौन से हैं? तो ध्यान देना, 6 जो मूल अधिकार है और इसी में हम 7वां मूल अधिकार भी जोड़ देंगे। तो 6 मूल अधिकारों की हम यहाँ बात करें तो पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, इक्वलिटी राइट। अर्थात भारत के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है। ये नेक्स्ट चैप्टर में पूरा मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, उनको हम वहां ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है विशेषताओं में। तो पहला अधिकार समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 to 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। एंड थर्ड जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। स्टूडेंट्स, ये सभी मैं आपको पहले नोट्स के जरिए उपलब्ध करवा चुका हूं, फिर भी आपको ध्यान देने योग्य बात है, इस वीडियो को ध्यान से समझिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 एंड 24। नेक्स्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। उसके बाद 5वें नंबर पर जो विशेषता आती है मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29-30 में आता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये देखिए, ये 6 मूल अधिकार जो वर्तमान में प्राप्त है, अनुच्छेद 32। जो 6 मूल अधिकार जो वर्तमान में प्राप्त है वो ये है, पहला समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का, 5वां शिक्षा व संस्कृति का, एंड छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आप सोच रहे हो कि सर ने तो बताए थे 7 मूल अधिकार, तो 7वां जो मूल अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। तो स्टूडेंट देखिए,
कि मूल अधिकारों की श्रेणी में वही अधिकार आते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से लागू हों। तो संपत्ति का अधिकार यह समान रूप से होता है, किसी के पास ज्यादा संपत्ति होती है, किसी के पास संपत्ति कम होती है। तो इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किसमें रख दिया? कानूनी अधिकार में रख दिया। अर्थात टैक्स के दायरे में इसको क्या कर दिया? रख दिया। कानूनी अधिकारों की श्रेणी में इसको रख दिया। और अनुच्छेद 300 के में इसका वर्णन किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 के में इसका वर्णन किया गया है। अब मौलिक अधिकारों की यहाँ बात हो गई कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ मूल कर्तव्यों की। ये ध्यान से देख लेना आप लोग। अब हम बात करते हैं यहाँ कर्तव्यों की, ड्यूटीज। तो देखिए जो ये मूल कर्तव्य है, ये भी मूल संविधान में मूल कर्तव्य ये भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वो देश की, राष्ट्र की रक्षा करे। इन्हीं मूल कर्तव्यों में इनका उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो मूल संविधान में, किसमें? मूल संविधान में, जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी वो थी 10। और वर्तमान संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। कितनी है? 11। अर्थात इसमें जो 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक और बालिकाओं को, अर्थात सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को पहली से 8वीं तक की जो शिक्षा है वो कैसे प्राप्त की जाएगी? निःशुल्क करवाई जाएगी। ये मूल कर्तव्यों में जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालक को 8वीं तक अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए? शिक्षा दिलवानी चाहिए। उसके बाद जो अगली विशेषता आएगी वो हम यहाँ पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन सी विशेषता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए स्टूडेंट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक ये संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? भाग 4 में वर्णित है। ध्यान देना, नीति निर्देशक तत्व किसको दिए गए हैं? राज्य को। किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। अर्थात संविधान में पहले ही नीति निर्देशक तत्वों को किसको दिए गए हैं? राज्यों को दिए गए हैं। किसमें? भाग 4 में। अनुच्छेदों की हम बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद कौन से आ जाएंगे? 36 से 51। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए थे, वैसे ही यह नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? यह आयरलैंड देश से लिए गए हैं। ठीक है ना। कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से यह लिए गए। ये तत्व वे विचार है जो भविष्य में बनने वाली सरकार के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। नीति निर्देशक तत्व वे विचार है जो भविष्य में जो सरकार बनेगी उसके समक्ष किसकी भूमिका निभाएंगे? एक पथ प्रदर्शक की, एक राह की भूमिका निभाएंगे। क्या? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है ना। मौलिक अधिकार न्यायालय में जा सकते हैं। नीति निर्देशक वाद योग नहीं है, ये वाद योग नहीं है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, वाद योग नहीं है। अर्थात कोई वाद विवाद इनके ऊपर नहीं कर सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता आती है वो आती है समाजवादी राज्य। कौन सी आती है? समाजवादी राज्य। इन सभी का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों का, मूल अधिकारों का हम अगले चैप्टर में विस्तार से करेंगे। यहाँ हम विशेषताओं की बात करें तो ये थोड़ा सा समझने के लिए है। अगली जो विशेषता है वो समाजवादी राज्य। कौन सा राज्य? समाजवादी राज्य। ठीक है ना। तो समाजवादी राज्य अभी हमने यहाँ पहले पढ़ा था प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो यह जो शब्द है समाजवादी, ठीक है ना, कैसा शब्द है? समाजवादी। कि
भारतीय लोग समाज में रहकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से गांव, गांव से शहर, शहर से नगर, ठीक है ना। तो इसमें एक समाज की भूमिका आती है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वां जो संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 42वां जो संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में, किसमें? भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, ठीक है ना। यह शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं था, ठीक है ना। अब उसके बाद जो विशेषता आती है, नवी विशेषता, देखिएगा यहां हम अब नवी विशेषता पढ़ेंगे। नवी विशेषता है व्यस्क मताधिकार, व्यस्क मताधिकार। व्यस्क का मतलब आप सभी जानते हो। व्यस्क का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वो क्या, किस श्रेणी में आ जाता है? व्यस्क की। अर्थात कोई भी बालक जो 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका हो, वो क्या कहलाएगा? व्यस्क कहलाएगा। मत अधिकार, अर्थात उसको मत का मतलब होता है निर्वाचन करना, चुनाव करना, वोट डालना, ठीक है ना। क्या? वोट डालना। तो आपने देखा होगा, आपने वोट डाले होंगे, नहीं तो अगले साल आप वोट डाल सकोगे। व्यस्क मताधिकार, अर्थात भारतीय संविधान में, किसमें? भारतीय संविधान में। तो हमारे देश में 18 वर्ष की आयु जो व्यक्ति प्राप्त कर चुका होता है, वो वोट डालने का हकदार हो जाता है। क्या हो जाता है? वोट डालने का हकदार हो जाता है, अर्थात उसको मतदान का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है? 18 वर्ष का व्यक्ति, ठीक है ना, क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। परंतु पहले जो ये उम्र थी, कितनी थी? 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। पहले ये संविधान में कितनी थी? 21 वर्ष। बाद में कितना कर दिया? 18 वर्ष। तो ध्यान रखना है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत हुई? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत। किसके तहत? 61वें संविधान संशोधन। यहां मैं लिख रहा हूं संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि व्यस्क मताधिकार, कि हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। पहले 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यह आयु 21 वर्ष से हटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगली जो विशेषता आती है, विशेषता आती है 10वीं में आती है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य, तो जैसा कि कहते हैं कि भारतीय जो राज्य है ऋषि मुनियों का राज्य है, पंथों का राज्य है, ठीक है ना। पंथ निरपेक्ष राज्य अनुच्छेद 25 के अनुसार, किसके अनुसार? आर्टिकल 25, अर्थात अनुच्छेद 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धर्म को स्वीकार कर सकता है, ठीक है ना। अर्थात धर्म के क्षेत्र में व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? अपना सकता है, ग्रहण कर सकता है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये शब्द पंथ निरपेक्ष है। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष शब्द। कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष। ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और भी आगे पढ़ेंगे हम। दोनों शब्द इसमें जोड़े गए हैं। किसमें? वर्तमान प्रस्तावना में। मूल प्रस्तावना में ये शब्द प्रयुक्त नहीं थे। अब आता है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। अगली जो विशेषता आती है
वो आती है एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। तो देखिए एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। अद्भुत का मतलब चमत्कारिक होता है। तो देखिए भारत एक संघात्मक राज्य है। भारत कैसा राज्य है? संघात्मक राज्य है। तो भारत एक संघात्मक राज्य है, अर्थात यहाँ पर केंद्र व राज्य दोनों को मान्यता दी गई है, दोनों को अधिकार है, केंद्र प्लस राज्य। संघात्मक राज्य में क्या आते हैं? केंद्र और राज्य आते हैं। एकात्मक राज्य में सिर्फ एक ही शक्ति आती है, वो शक्ति किसके पास होती है? केंद्र में। तो देखिए भारत एक संघात्मक राज्य है। संविधान में संघ शब्द के स्थान पर, भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में भी कहा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। अर्थात यहां संघ के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया गया है। संविधान में अनेक प्रावधान केंद्र को राज्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। अर्थात भारत संघात्मक राज्य होते हुए भी भारत में जो समझ शक्तियां होती है वो किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। अर्थात जो महत्वपूर्ण विषय है उसमें कानून बनाने का अधिकार संघ शक्ति के पास होता है। नागरिकता इकाई दी गई है, अर्थात सारी शक्तियां किसके पास निहित है? केंद्र के पास निहित है। संघात्मक राज्य होते हुए भी केंद्र और राज्य दोनों का शासन होते हुए भारत में अधिक शक्तियां किसको मिली हुई है? केंद्र को मिली हुई है। आपातकाल में किसकी स्थिति को मान्य करेंगे? केंद्र की स्थिति को मान्य करेंगे। आपातकाल में आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कहाँ विराजमान है? केंद्र में। राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। और इकाई नागरिकता आदि केंद्र को और भी शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारत संघात्मक राज्य होते हुए भी एकात्मक शक्तियों का विशेष रूप से उपयोग करता है। ठीक है ना, कि एकात्मक शक्तियां इसको प्रदान की गई है। उसके बाद जो अगली विशेषता आती है वो आती है विलक्षण दस्तावेज। कौन सी आती है? विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, चमत्कारी। विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत व चमत्कारी। तो देखिए संविधान निर्माता जिन्होंने संविधान को बनाया एवं संविधान निर्माता एवं बुद्धिमत्ताओं की दूरदृष्टि का प्रमाण है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा दस्तावेज है? विलक्षण दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? विलक्षण दस्तावेज है। अर्थात भारतीय संविधान एक पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है, जिसको हम दस्तावेज भी कहते हैं, कानूनों का संग्रह भी कहते हैं, जिसमें देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो भारत का संविधान कैसा दस्तावेज है? विलक्षण। कि दूरदृष्टि का परिणाम है कि संविधान जनता द्वारा मान्य आधारभूत तत्वों को प्रमुखता इसमें दी गई है। और संविधान क्या है? संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है। क्या है संविधान? एक विलक्षण दस्तावेज है। उसके बाद जो अगली विशेषता आती है, तो भारत के संविधान से साउथ अफ्रीका के लोगों ने भारत के संविधान की विशेषताओं को ग्रहण किया है। अगली जो विशेषता आती है वो आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या आती है? स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए ये न्यायपालिका का जो टॉपिक है अलग से आपके एक टॉपिक दिया गया, अध्याय दिया गया, उसमें हम पढ़ेंगे। फिर भी थोड़ा सा बताते थे कि भारत के संविधान में न्यायपालिका को क्या प्रदान की गई है? स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रदान की गई है। कि भारत में जो न्यायपालिका होगी वो क्या होगी? स्वतंत्र होगी। कैसी होगी? स्वतंत्र होगी। वह पूर्ण रूप से निष्पक्ष होगी। कैसी होगी? पूर्ण रूप से निष्पक्ष होगी। किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी। क्या? न्यायपालिका। ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के राष्ट्रपतियों की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। नागरिकों की मूल अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। अर्थात किसी भी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो किसकी शरण ले सकता है? न्यायपालिका की शरण ले सकता है। न्यायपालिका भारत में पिरामिड की भांति है, जो आगे हम पढ़ेंगे। किसकी भांति है? एक पिरामिड की भांति है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय,
अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक है ना, इन सभी न्यायालयों का वर्णन किया गया है। अगली जो विशेषता आती है भारत की, वो आती है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण। देखिए भारतीय संविधान को स्टूडेंट्स कठोरता और लचीलेपन का क्या कहा गया है, मिश्रण कहा गया है, क्योंकि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, भारत में संवैधानिक संशोधन 368 के तहत जो 3 प्रकार की विधियां प्रदान की गई हैं, उनमें से एक लचीली है तथा 2 प्रकार की विधियां कैसी है, कठोर है। इसलिए भारत के संविधान में कठोर शासन भी अपनाया जाता है और लचीला शासन भी अपनाया जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को मृत्युदंड का अगर न्यायपालिका द्वारा आदेश सुनवाई कर दी जाती है, आदेश की सुनवाई कर दी जाती है, तो उसको राष्ट्रपति क्षमादान में भी बदल सकता है। अर्थात लचीला है भारत का कानून, कठोर भी है और लचीला भी है। संवैधानिक संशोधन या अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार की विधियां प्रचलित है, जिनमें से एक कठोर है और 2 लचीली है। ठीक है, अगली जो विशेषता आती है वो आती है आपातकालीन उपबंध। इंपोर्टेंट है, ये भी आगे आएगा, इसको भी पढ़ेंगे। अगली जो विशेषता आती है 15 आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन कह सकते हैं या हम इसको संकटकालीन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यह भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। किसमें वर्णित है? भारतीय संविधान के भाग 18 में वर्णित है। आपातकालीन उपबंध कौन से संविधान के भाग में वर्णित है? भाग 18 में। इसमें क्या होता है कि जब देश में युद्ध की स्थिति हो जाए, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, या संविधान संशोधन हो जाए, या कोई वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये आपातकालीन संकटकालीन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अनुच्छेद 352, देश में, संपूर्ण देश में युद्ध की स्थिति हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो राष्ट्रपति क्या करता है? संपूर्ण देश में अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगा देता है? आपातकाल लगा देता है। क्या लगा देता है? आपातकाल लगा देता है। उसके बाद अनुच्छेद 356, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, क्या हो जाए? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तो राज्यों में क्या लग जाता है? राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे राजस्थान में अब तक 4 बार लग चुका है संवैधानिक, राजस्थान में अब तक कितने बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है। अनुच्छेद 352 देश में अब तक 3 बार लग चुका है, ठीक है ना। उसके बाद आता है 356, ये भी संपूर्ण देश में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। जब देश में वित्तीय संकट आ जाए, अर्थात धन की कमी आ जाए, तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 360, जो कि अभी तक एक बार भी नहीं लगा, ठीक है ना। ये आगे विस्तार से पढ़ेंगे। उसके बाद जो विशेषता आती है वो आती है इकहरी नागरिकता, ठीक है, इसको हटा देता हूं। अगली जो विशेषता आती है वो आती है इकहरी नागरिकता। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो 16वीं जो विशेषता बता रहे हैं हम भारतीय संविधान की, इकहरी नागरिकता, इकहरी और दोहरी। देखिए कई जगह इकहरी नागरिकता पाई जाती है, कई जगह दोहरी नागरिकता पाई जाती है, परंतु भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता पाई गई है? इकहरी नागरिकता पाई गई है। कौन सी नागरिकता पाई गई है? इकहरी नागरिकता पाई गई है, क्योंकि भारत में केंद्र और राज्य दोनों को एक ही नागरिकता प्रदान की गई है। किसकी? भारत की। अर्थात अन्य देशों में क्या होता है? केंद्र की नागरिकता अलग होती है, राज्य की नागरिकता अलग होती है। अर्थात संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भारत में कौन सी विशेषता पाई जाती है? एकात्मक। अर्थात भारत में इकहरी नागरिकता पाई जाती है, और वो राज्य की नहीं, किसकी नागरिकता पाई जाती है? देश की नागरिकता पाई जाती है। कुछ और विशेषताएं हैं जिनको हम यहाँ देख लेते हैं। इकहरी नागरिकता के बाद वो विशेषता आती है 17, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना एवं आदर्श, कि भारत संविधान के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। 18 है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। 19 न्यायिक पुनर्वलोकन, और जो अंतिम जो विशेषता है वो विश्व शांति का समर्थन। अर्थात पूरे विश्व में, पूरा भारत देश पूरे विश्व में
वसुदैव कुटुंबकम की भावना को क्या चाहता है, अपनाना चाहता है। ठीक है ना। इसी के साथ ये भारतीय संविधान की विशेषताएं पूर्ण होती हैं। उसके बाद जो आता है विशेषताओं के बाद प्रस्तावना आती है। क्या आती है, प्रस्तावना आती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रस्तावनाओं में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं का। किसका, प्रस्तावना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संविधान चाहे किसी भी देश का हो, संविधान किसी भी देश का हो, उसमें सबसे पहले एक प्रस्तावना अंकित होती है। उस प्रस्तावना में उस संविधान का सार, निचोड़ एवं संग्रह शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है शामिल, सार, निचोड़ और संग्रह शामिल किया जाता है। किसमें, उस प्रस्तावना में। तो भारत के संविधान के प्रारंभ में, भारत का जब संविधान प्रारंभ हुआ था, लिखना प्रारंभ हुआ था, तो एक प्रस्तावना दी गई है। और उस प्रस्तावना में जो मूल प्रस्तावना थी उसमें और वर्तमान प्रस्तावना में कुछ शब्द भिन्न है। तो वर्तमान प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता जैसे शब्दों को क्या किया गया है, जोड़ा गया है। किसमें, प्रस्तावना में। कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। कौन से संविधान के तहत, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे शब्द जोड़े गए हैं। ये भारतीय प्रस्तावना में जोड़ गए हैं। मूल संविधान और वर्तमान प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, या प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। ये ध्यान होना चाहिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए हैं। इसके बाद जो वर्तमान प्रस्तावना है, इसको मैं आपको यहाँ बोल के थोड़ा सा बता देता हूँ, ध्यान में रखना। ठीक है ना। और ये प्रस्तावना ही नहीं, जिस तरह से भारत में गीता को पवित्र ग्रंथ माना गया है, उसी तरह से भारतीय संविधान भी एक ग्रंथ है और यह भी पवित्र है, और इसकी भी हमें शपथ लेनी चाहिए। कि प्रस्तावना में कहा गया है कि सबसे पहले तो ये बात आती है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 2 बार किया गया है। कितनी बार, 2 बार। कैसे कि हम भारत के लोग भारत को, हम भारत के लोग भारत को, ठीक है ना। तो यहाँ कितनी बार हो गया, 2 बार। हम भारत के लोग, किसको, भारत को। तो ध्यान से सुनना प्रस्तावना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, कब, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है ना। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। मैं नोट्स के जरिए आपको ये लिखित में भेज दूंगा। ध्यान से इस राजनीति विज्ञान के चैप्टर 1 को, भारतीय संविधान की विशेषताओं को ध्यान से पढ़ना। वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से, दोनों माध्यमों से हम समझ चुके हैं। फिर भी कोई आपको असावधानी हो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।